ख्वाब है कुछ अरमान है, कुछ ख्वाब है कुछ अरमान है, लो है जगी एक उम्मीद की, आओ कुछ कर दिखाए, सारी दुनिया पे छाए, पाले मंजिले झूले आसमां, हमें खुद पर यकीन, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी, अब ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी। जाने कौन सी मिट्टी की तख्लीक है, क्यों इतनी चोट से भी वो टूटता नहीं। नाजरीन आदाब, आज आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम ख्वाब हमारे ताबीर भी हमारी में। उत्तर प्रदेश के शहर मथुरा से ताल्लुक़ रखने वाली मधु डागर एक मिडिल क्लास फैमिली में पली बढ़ी। इब्तदाई तालीम मधु ने मथुरा में ही हासिल की और ग्रेजुएशन वहीं के बीएसए कॉलेज से मुकम्मल करके मज़ीद तालीम के लिए दिल्ली का रुख किया। 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर आने वाली मधु को शुरू से ही अपनी जिम्मेदारियों का इल्म हो चुका था। इसीलिए ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने दिल्ली में ये सोचकर एडमिशन लिया कि वो पढ़ लिख कर अपने घर वालों की मदद करें। तालीम मुकम्मल होते ही मधु के वालिदैन ने उनकी शादी कर दी। शादी के बाद एक खुशगवार जिंदगी गुजारते हुए मधु अपने शोहर की सपोर्ट और अपनी मेहनत और लगन से एक छोटी सी कंपनी बनाने में कामयाब हुई। शुरू से ही कंपनी के काम से फारिग होकर मधु मुआशरे के मसाइल और उनसे निजात पाने पर तवज्जो देती रही। शुरुआत में उनको कुछ दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपनी सच्ची लगन और मेहनत से तरक्की की मनाजिल तय करती रही। आइए सुनिए उनकी कहानी, उन्हीं की ज़बानी। आज भी हर बार की तरह हम आपको मिलवाने वाले हैं एक खास शख्सियत से, और हमारी आज की शख्सियत है मधु डागर जी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक एनवायरनमेंट एंथुजियास्ट एक्टिविस्ट है, और साथ ही उन्होंने प्लांटेशन ड्राइव के लिए भी बहुत काम किए हैं। तो आइए आज मिलते हैं मधु डागर जी से। मधु जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके बचपन के बारे में, आपके सफ़र की शुरुआत कैसे हुई? तो मेरा जन्म मथुरा में हुआ था। शुरुआती में जैसे ही जन्म हुआ उसके तुरंत बाद ही 1 महीना डैडी की पोस्टिंग आ गई थी। मलेशिया हम लोग चले गए थे 3 साल के लिए। वहीं पे 3 साल शुरुआती पढ़ाई लिखाई वहीं पर ही हुई। फिर उसके बाद वापस जब इंडिया आने का प्रोग्राम बना तो फिर मम्मी का मन था कि दादा दादी जहाँ रहते हैं उनके पास ही रहें, तो इसीलिए मथुरा में सेटल हुए। फिर सारी स्कूलिंग मथुरा से हुई है। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट हाई स्कूल था जब, उससे मेरा 10th हुआ। फिर 12th आर्मी स्कूल से मथुरा से मैंने कंप्लीट किया। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स होता है, वोकेशनल कोर्सेज में से एक था, वो मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे। मैम, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत समय से इस पर काम कर रही हैं, तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी दिलचस्पी इस और कैसे हुई? जब हमने 2017 की अगर मैं बात करूं तो मुझे हमेशा से ये था कि एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ करना है। जब बच्चे बड़े होने लगे तो ऐसा लगा कि ये तो यहाँ रहना पसंद नहीं करेंगे। सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में यही था कि क्या मेरे बच्चे वापस इंडिया सेटल होंगे पढ़ाई करने के बाद, तो उनको वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाना, एक अच्छा एनवायरनमेंट देना, ये आज की ज़रूरत बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात पर्सनली लगी एज अ मदर कि ये चीज़ें होनी चाहिए। एनवायरनमेंट के लिए किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। अगर कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेगा तो ये चीज़ आज से 50 साल बाद हम इस बारे में पछताएंगे बैठ के। तो मुझे लगा ठीक है, एक छोटी शुरुआत करते हैं, अपने आप से शुरुआत करी, किसी एनजीओ के साथ नहीं, किसी एसोसिएशन के साथ नहीं, जितना खुद के बस में था उतना काम किया शुरुआती में। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम जैसे मैनेजमेंट कमेटी की एक मेंबर बनी। फिर वहाँ से पहले प्लांट्स खरीद के लेके आते थे हम लोग, बाज़ार से ला के सोसाइटी में लगाते थे। तो वहीं पे सलाहकारों ने सलाह दी कि मैम ये तो आपको गवर्नमेंट से फ्री में भी मिल जाएंगे अगर आप एक लेटर हेड पे लिख के देंगे तो उस तरीके से मेरी प्लांट की तरफ रुझाव हुआ। जब आप फूल देखते हैं खिलता हुआ पूरा,
तो एक खुशी जो मिलती है साल भर की मेहनत की, वो कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुई। तो वो कहीं ना कहीं एक फैक्टर है मेरे को एक किक स्टार्ट करने के लिए, इसके लिए। मैम, आपने प्लांटेशन ड्राइव के लिए बहुत काम किया है और मैंने सुना है कि आपने कोविड के समय में भी उसके बाद काफ़ी उनकी मेमोरीज़ के लिए बहुत सारे प्लांट्स भी लगाए, तो उसके बारे में बताइए कि आप किस तरह से इस काम को कर रही हैं। कोविड के टाइम पे मैम, जैसा आप जानते हैं कि सब कुछ लॉकडाउन था। ये लॉकडाउन वर्ड मैंने शायद कोविड के टाइम पे सुना था, क्वारंटीन वर्ड स्पेस के लिए सुना था, जो हम लोग यहाँ पर फील कर रहे थे कि अच्छा ऐसा क्वारंटीन होता है, एक 4 दीवारी के अंदर बंद रहना पड़ेगा। तो उस समय जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ में हम लोग सभी फिगर आउट कर रहे थे कि कैसे इसको प्रोसेस कैसे करना है कि एक घर से दूसरे घर में ना फैले कोविड। तो उस टाइम पे मेरा रोल ये रहता था सोसाइटी के लिए कि एमसीडी के साथ में उनका प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना, वहाँ से प्रॉपर कूड़ा पिकअप होना उस घर से, उस घर में रहने वालों को कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं हो रही, अगर हो रही है तो छोटी सी हेल्प जैसे कि खाना प्रोवाइड करना या एक सिर्फ बात पूछ लेना कि भाई आप ठीक हैं, कैसा आपका चल रहा है क्वारंटीन, उसमें मेरा रोल ज़्यादा था। फिर दूसरा, जो हमारे काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं सोसाइटी में, जो हेल्पर्स हैं, क्लीनर्स हैं, उन लोगों ने थोड़ा आने में झिझक कि हमें नहीं आना है, उनको समझाना कि नहीं तुम आओ, हम तुम्हारी सेफ्टी रखेंगे, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे प्रॉपर। उनके लेटर्स इशू कराने, गवर्नमेंट से सैंक्शन लेना कि भाई ये लोग कोविड के टाइम पे आएंगे, सोसाइटी में काम करेंगे और चले जाएंगे। तो इस तरीके से मेरा रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम पे यही थी। सब घर के अंदर थे, कंपनी में भी कुछ ऐसा रोल नहीं प्ले कर रही थी मैं उस टाइम पे। और मुझे लगा कि एक नई चीज़ है और जितने हम प्रिकॉशंस के साथ रहेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि फाइनली उसमें प्रिवेंशन वाज द क्योर, अगर हम कोविड की बात करें तो। इस कोविड के टाइम पे मैम बहुत सारे लोगों ने अपने घर के मेंबर्स को खोया। उनकी याद में हम लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव किया था लास्ट ईयर जून में, जहाँ पे कि हमने 60 के करीब पेड़ लगाए थे। एक पास में पार्क है एमसीडी का। मेरा मानना ये है कि सिर्फ खाली पेड़ लगा देना एक सॉल्यूशन नहीं होता, पेड़ की पूरी देख रेख, अच्छे से पानी मिलना, टाइम पे उसका नरिशमेंट होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कोशिश ये है कि जितना हम प्लांटेशन करें वो सही प्लांटेशन होना ज़रूरी है। अगर आप रोड के साइड में लगा देंगे, कल को एक अथॉरिटी आएगी उसको काट के चली जाएगी। तो इसीलिए जहाँ पर भी प्लांटेशन करें वो देखें कि वो आगे फ्यूचर में वो जगह रहने वाली है या नहीं। ऐसी जगह करें जहाँ पे कि स्टेबिलिटी हो और लोग उस पेड़ का पूरा यूज़ कर सकें। आगे मैं पूछना चाहूँगी, आज आप एक बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योर हैं, तो किस तरह से आप अपने एम्प्लॉयज़ की वेलफेयर के लिए और आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो किस तरह से अलग है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से? जी पूजा जी, मैं एक्चुअली गूगल से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। वहाँ पे जो वर्क कल्चर है मुझे वो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको फॉलो करती हूँ। अगर हम कल्चर की बात करें तो मैं HR डायरेक्टर हूँ अभी करेंटली तत्व इंटीरियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की। वहाँ पर मेरा रोल रहता है कि लोगों की परफॉर्मेंस कैसे इम्प्रूव हो, वहाँ पे एक कल्चर क्या डेवलप हो, और जब कोई आए ऑर्गेनाइजेशन में तो हम उसको कैसे बेनिफिट दें। रिटेंशन पे मेरा फोकस बहुत रहता है कि भाई कोई एम्प्लॉई है, कोई आपके यहाँ आ रहा है, काम कर रहा है, तो उसका रिटेंशन भी होना चाहिए। रिटेंशन इन टर्म्स ऑफ कि उसका टर्म आपके साथ ज़्यादा होना चाहिए। कंपनी में हम कोशिश ये करते हैं कि 12 से 15 साल पुराने लोग, जब हमने कंपनी की शुरुआत करी थी, वो आज भी कंपनी के साथ हैं। रिटेंशन पे मेन फोकस मैं रखती हूँ। दूसरा, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, टाइम टू टाइम इवेंट्स को सेलिब्रेट करना, जैसे कि मदर्स डे हो गया, वुमेंस डे, दिवाली सेलिब्रेशन, क्रिसमस सेलिब्रेशंस। उस टाइम पे जब हम टीम बिल्डिंग गेम्स खेलते हैं तो वो कहीं ना कहीं टीम अपने जो इंटरनल इश्यूज़ होती हैं उसको कहीं ना कहीं रिजॉल्व करते हैं। हम टाइम टू टाइम टाउन हॉल्स भी लेते हैं जहाँ पे कि हम सब लोग एक साथ गैदर होके अपने अपने इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग एक अच्छा सा लंच करके वी सिट रिलैक्स और एक दूसरे के जो इश्यूज़ हैं उसको रिजॉल्व करने की ज़रूरी सॉल्व होते हैं। या दूसरा बेनिफिट मैं बोलूँगी, जैसे आपने कभी डोमिनो देखा होगा, कभी खेला है आपने डोमिनो? तो डोमिनो में क्या होता है ना कि एक किसी को गिरना होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉल। हमारी कंपनी में अगर हम डोमिनो बोलें तो वो हमारे बॉस राकेश डागर, माय हस्बैंड, ही इज़ द वन हु किक स्टार्ट्स एवरीबॉडी। एक बार उन्होंने किसी चीज़ की शुरुआत कर दी तो फिर वो एंटायर टीम फॉलो दैट स्टेप। वो हमारे साथ
है, तो हम बोलते हैं कि एक किक स्टार्ट हमेशा राकेश ही देते हैं, उसके बाद बाकी सब उसी में लाइन में फॉलो करने लग जाते हैं। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अब आपके हस्बैंड की बात हुई है तो आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली से रिलेटेड कि आप किस तरह से, आपके 2 किड्स हैं तो आप उनको किस तरह से लुक आफ्टर करती हैं और अपने वर्क प्लेस को भी मैनेज करती हैं, किस तरह से आप इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलती हैं? एक्चुअली 2 बच्चे हैं, एक 14 साल का है, एक 11 साल का है। हमने जब डिसाइड किया था कि ठीक है हम लोग बेबी प्लान करेंगे अपने, तभी ये चीज़ क्लियर थी, या तो वो टाइम निकाल के बच्चों को देंगे जब मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है, हम दोनों में से एक ना एक अवेलेबल रहता ही रहता है बच्चों के लिए। जी। ज़्यादातर कोशिश रहती है कि जहाँ कहीं भी जाएं बच्चों को लेके जाएं अपने साथ में। जब फर्स्ट हाफ होता है, जब बच्चे स्कूल में होते हैं तो मैं ऑफिस का काम देख लेती हूँ, तब तक ऐसी मेरी घर पे ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद जब बच्चों को पिक करते हुए ही मैं घर जाके फिर उनका जो रूटीन होता है वो शुरू करती हूँ। लेकिन अगर मेरा कोई कमिटमेंट है शाम का, तो मेरे हस्बैंड को अपने काम से टाइम निकाल के घर पे आके बच्चों के पास रहना पड़ता है। तो ये हम दोनों ने एक बैलेंस आउट किया हुआ है कि दोनों में से एक कोई ना कोई रहेगा। मैं जैसे अपने पेरेंट्स के यहाँ जाना है 2-3 दिन के लिए, कभी अकेले भी जाना पड़ता है, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं या कुछ भी हैं, तो वो पूरा टेक केयर करते हैं उस टाइम पे। सो दैट अंडरस्टैंडिंग वी हैव टुगेदर। मैम, हम पूछना चाहेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी से रिलेटेड कि आपने क्या क्या अचीवमेंट्स अभी तक किए हैं और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मैम, फ्यूचर प्लान्स की अगर बात करें तो हम लोग एक्सपेंशन मोड पे हैं। तत्व का खुद का एक मैक मॉड्यूलर करके सिस्टर कंसर्न है, जिसमें कि हम मॉड्यूलर सेटअप के लिए फोर्स ही कर रहे हैं और मशीनरीज लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी 2-3 मशीन्स तो हैं ही हम लोगों के पास में। एक्सपेंशन मोड पे है कंपनी। अगर अचीवमेंट्स की बात करूँ तो सैमसंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस सेंटर, कोलर का फर्स्ट एक्सपीरियंस सेंटर, अभी हम इलेक्ट्रोलक्स का भी काम कर रहे हैं, उनका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस सेंटर है। दलाई लामा का हम लोगों ने म्यूज़ियम बनाया है, तिब्बत म्यूज़ियम, विच इज़ देयर इन धर्मशाला। सो ऑल ओवर कंपनी के अचीवमेंट्स अच्छे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए, आप लोगों की दुआ रही तो डेफिनेटली जी, वी विल बिल्कुल। अचीव आवर टारगेट्स। जी बिल्कुल। मैम, तालीम के दौरान आपके जहन में पहले से था कि आपको एक सोशल वर्कर ही बनना है, या फिर आप लकीली इस फील्ड में आ गई और काम करने लगी? मैम, तालीम के दौरान अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल ईयर्स में 10th के वक्त मेरे जहन में ये था कि मैं एक इंजीनियर बनूँ। IIT एम कर रहे थे उस टाइम पे, कोशिश करी थी। 1 महीने की दिल्ली में 12th के बाद आके 1 महीने की कोचिंग ली। उसमें मुझे लगा कि कंपटीशन बहुत है, 1 साल ख़राब ना हो जाए, कोई गारंटी नहीं है आगे होगा या नहीं होगा। जी। फिर उसके बाद जाके मैंने BSc में वोकेशनल कोर्स कंप्यूटर साइंस में अपना एडमिशन करा लिया जी। जाके। जबकि मेरे डैड थोड़े नाराज़ थे इस बात से कि वो चाहते थे कि मैं बॉम्बे जाके इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट करूँ या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लूँ। बट मैंने अपना डिसीजन खुद बहुत स्ट्रांगली ले लिया था कि मुझे BSc करनी है। फिर उसके बाद आगे जाके मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहती थी, या उस टाइम पे मैंने सोचा था कि 3 साल मिलेंगे, इसमें मैं कुछ अच्छा करूँगी। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, और वो मैंने किया भी, फिर उसके बाद मैंने MBA में एनरोल किया, MBA इन फिनेंस, भारतीय विद्यापीठ पश्चिम बिहार से मेरी एजुकेशन है। जी जी। उस दौरान में भी जब हम शुरू में MBA में एडमिशन लेते हैं तब इतनी वो नहीं होता कि आप शुरुआत 1 साल सबके लिए कॉमन होता है। फिर आपको डिसाइड करना होता है किस स्ट्रीम में जाना है, क्या करना है, स्पेसिफिकली मार्केटिंग में जाना है, जी। HR में जाना है या फिनेंस में जाना है। जब दिमाग में ये चीज़ आई कि अब डिसीजन लेने का टाइम था कि भाई अब आपको क्या डिसाइड करना है, आपको क्या लेना है, तो पहले मैंने सोचा कि मैं HR ले लेती हूँ। फिर मेरी एक सीनियर से बात हुई, उन्होंने कहा कि HR तो कभी भी कर सकती है लाइफ में, फिनेंस ले, क्योंकि इसमें जो फिगर्स जो सामने जाती हैं, स्टॉक मार्केट वगैरह, ये शायद ज़िंदगी में दोबारा सीखने को नहीं मिलेगा। सो ये एक रीज़न बहुत बड़ा था कि मैंने MBA फिनेंस में क्यों किया था, जबकि मेरे लिए टफ था एज अ साइंस स्टूडेंट, ये बहुत ही डिफरेंट होता है। पर थैंकफुली फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे जिन्होंने बहुत हेल्प करी उस टाइम पे समझाने की, कि क्लासेस के बाद भी अलग से क्लासेस लेते थे, हेल्प आउट करते थे कि भाई चलो नोट्स बना लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे क्वेश्चंस करने हैं। तो उस तरीके से फ्रेंड सर्कल टचवुड बहुत अच्छा था जिन्होंने उस टाइम पे भी मदद करी, और आज भी मैं उनके लिए थैंकफुल हूँ। जहाँ तक ताल्लुक है सोशल वर्क का, मैं मदर टेरेसा से बहुत इंस्पायर्ड थी। इनिशियल ईयर में बिल्कुल छोटी सी 4 से 5 साल की थी तो मदर टेरेसा ही बनना चाहती थी, एक नन बनना चाहती थी। फिर वो थैंकफुली वो चीज़ नहीं हुई बाद में, लेकिन वो कहीं ना कहीं सोशल वर्क के लिए एक रुझाव मेरा शुरू से ही था। अपने मम्मी पापा को देखा था दूसरों की हेल्प करते हुए, जितना भी उनके स्कोप में होता था वो उतनी हेल्प करते थे दूसरों की।
तो वो कहीं ना कहीं एक, जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं तो वो कहीं ना कहीं रोज़ मेरे अंदर जा रहा था कि भाई आप लोगों को दूसरों की मदद करनी है, अपने बारे में नहीं सोचना। जब शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की तो मुश्किलें तो बहुत आती हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत इजी रहा या केक वॉक रही मेरे लिए कि मैं सोशल वर्क एक दिन सोचा और कर लिया, नहीं। डिपार्टमेंट वाइज हर एक लेवल पे इन्वॉल्व होना, हर एक लोगों से कम्युनिकेट करना, बात करना, एक फॉलो अप रखना कि आज हम ये काम करने वाले हैं। कई बार निराशा भी होती है, लेकिन साथ में जब आपका एम बहुत बड़ा होता है तो आप कहीं ना कहीं उसको अचीव कर पाते हो। आज मैं अगर सोचूं तो हाँ, मैंने ये मेरे पास अपने आप आया सोशल वर्क। कहीं ना कहीं बचपन से एक जो झुकाव था मेरे लिए वो कहीं ना कहीं आज अचीव हुआ है। तो आज मुझे लगता है कि अब आपने ये सवाल पूछा तो मुझे याद आया कि हाँ, ये सोशल वर्क कहाँ से आया मेरे अंदर। जी मधु जी, बचपन की कुछ बातें जो आपको कुछ याद हों हमारे साथ साझा कीजिए। बचपन की अगर बात करूं तो बहुत अच्छा बचपन मिला। अंताक्षरी का ज़माना था उस टाइम पे। शाम को जब लाइट चली जाती थी तो हम लोग अंताक्षरी खेलते थे। चारों बहन भाई हैं, आसपास पे भी बहुत अच्छा माहौल था। एक सोसाइटी में घर था, तो वहाँ पे आसपास सब उतना ही प्यार करते थे जितना मम्मी पापा से मिला। पापा की अगर बात करूं तो पापा जब ऑफशोर से वापस आते थे, उनका जैसे डाइविंग सुपरिटेंडेंट की पोजीशन पे थे पापा, उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है शुरू से। तो उनका काम सबसे पहले प्रायोरिटी पे रहता था कि आज पापा ने जाना है, तो वो जॉब पे 1.5 महीना के लिए जा रहे हैं या 2 महीने के लिए जा रहे हैं, वो कंपनी ही डिसाइड करती थी। उसमें कोई दिवाली होली नहीं होती थी। जितने लोग घर पे रहते थे उतने लोगों के साथ ही सेलिब्रेशन की आदत बना ली थी कि काम प्रायोरिटी है। तो जैसे ही पापा वापस आते थे उसी टाइम से ही वो शुरू हो जाते थे कि जूते पहनाने, स्कूल के लिए तैयार करना, सुबह उठ के जल्दी जगाना, एक्सपेरिमेंट्स हैं तो उसमें हेल्प कराना कि कैसे कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे। जैसे ट्यूशन क्लासेस जाते थे तो उसमें छोड़ के आना, लेके आना। वो हमारे साथ मैक्सिमम जितना टाइम हो सकता था उसकी यादें बना के अपने साथ ऑफशोर लेके जाते थे और शायद उन्हीं पे ही वो 1.5-2 महीना बिताते थे। तो कहीं ना कहीं पापा के साथ में मैंने एक चीज़ बचपन से ही जो सीखी थी वो ये थी कि दोनों माँ बाप का बराबर का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। पापा कहीं ना कहीं वो चीज़ मिस करते थे कि मम्मी को सब कुछ अकेले करना पड़ता है पीछे से। तो इसीलिए जब शादी की बात हुई थी हम दोनों ने, जब ये बच्चों की भी मैंने आपसे बात जो कही थी वो यही थी कि बच्चों के साथ में मैं चाहती थी कि एक बराबर का सहयोग हस्बैंड का भी उतना ही हो जितना कि एक वाइफ का होता है। ये नहीं है कि तुम कमा के लाओ और मैं घर देखूं, वो भी ज़रूरी है, वो भी जस्टिफाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों का थोड़ा थोड़ा रोल होता है तो एक घर बहुत अच्छे से निकल के आता है, खिल के निकल के आता है। मधु जी, आप ऑफिस की वर्क के साथ साथ प्लांटेशन वर्क भी करती हैं और बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट के लिए काम कर रही हैं, तो इसको आप आगे कहाँ तक लेके जाना चाहती हैं और आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? अगर हम फ्यूचर प्लान्स की बात करें तो इसको मुझे काफ़ी आगे तक लेके जाना है। प्लांटेशन ड्राइव सिर्फ द्वारका तक ही नहीं सीमित रखना, मुझे इसे पूरे दिल्ली एरिया में जितना मैक्सिमम हो सकता है वहाँ तक लेके जाना है। प्लांटेशन ड्राइव के चलते हुए बहुत सारे लोग मुझसे कनेक्ट हुए। कोविड के टाइम पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं ये काम 2017 से कर रही हूँ। तो जब लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई उस टाइम पे, जब लोगों को पेड़ों की याद आई, तब उनको लगा कि अच्छा मधु तो ये काम करती है ही। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे वैसे भी कनेक्ट किया कि जब हम ठीक होके आएंगे तो हम बहुत सारे पौधे लगाना चाहेंगे, प्लांट्स लगाना चाहेंगे। उस टाइम पे जो मारा मारी थी ऑक्सीजन की, लिटरली दूसरे स्टेट से ऑक्सीजन आ रहा था दिल्ली में उस टाइम पे। अगर ये पेड़ लगाए होते तो शायद आज हम लोगों को इतनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। कहीं ना कहीं हम नेचर को कट डाउन कर रहे हैं, बिल्डिंग को फोकस कर रहे हैं, जहाँ पे जो एरिया है उसमें और बिल्डिंग्स बनती चली जा रही हैं। अर्बन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्लांटेशन डेवलपमेंट कम हो रहा है। कुछ ही पर्टिकुलर एनजीओज़ या एक्टिविस्ट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि आप लोग प्लीज़ अपना काम और बढ़ाइए ताकि एक अच्छी दिल्ली हम नेक्स्ट जनरेशन को देके जा पाएँ। मधु जी, आप हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा सबको यही मैसेज है कि आप जितना हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्लांटेशन करिए, अपने आसपास का एनवायरनमेंट को एक अच्छा बनाइए। बरसातों का मौसम आने ही वाला है, तो एक कहते हैं ना कि डेथ रेट थोड़ा कम हो जाता है अगर आप प्लांटेशन बारिश में करते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आसपास
अगर आप ये चीज़ करेंगे तो इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्मली आप लोगों को मिलेगा। आज आप एक पेड़ लगाएंगे, उसकी उम्र 100 साल हो, 300 साल हो, वो हमें किसी को नहीं पता। आगे वाली जनरेशन का एक बेनिफिट उनको हमेशा इस चीज़ के लिए मिलेगा और वो आपको थैंक यू बोल के जाएंगे। तो मैं आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूँगी अपनी तरफ से कि मैक्सिमम जितना हो सकता है उतना आप प्लीज़ प्लांटेशन करिए। और मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगी कि आप किसी भी हाल में हो अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं, लिखाएं, ये बहुत ज़रूरी है। आज जहाँ पर भी हूँ, जो भी हूँ, अपनी तालीम की वजह से हूँ, अपनी एजुकेशन की वजह से हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स से बचपन में नहीं पढ़ाया होता तो आज शायद आप लोग मुझे टीवी के आगे नहीं देख रहे होते। कहीं ना कहीं मेरी एजुकेशन ही मेरी यूएसपी रही है। एक सही नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है और नॉलेज आती है पढ़ाई करने से। तो इसीलिए आप लोगों से सबसे ये दरख्वास्त है मेरी कि अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। थैंक यू सो मच। मधु जी, हमारे लिए आपने वक्त निकाला और हमसे बात की, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। तो नाजरीन, ये थी मधु जी, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, एक सोशल एक्टिविस्ट है और इन्होंने एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत काम किया है। तो नाजरीन, अगले हफ्ते फिर आपसे होगी मुलाकात एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। अब लड़के वालों से कहना कि इतनी